Hello students, how are you? Today I am going to discuss with you reproduction in animals chapter 9 from your class 8 science book. I'll be covering the whole chapter, that is reproduction in animals, and in this video we are going to discuss all the aspects of reproduction in animals including sexual and asexual reproduction. So let us start this chapter. There are several processes such as circulation of blood, digestion and respiration which are essential for survival of human beings and other animals. तो इस वीडियो में हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, लेकिन हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि जो हमारी बॉडी में बहुत सारे वाइटल फंक्शंस होते हैं जो कि हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं. ठीक है, रिप्रोडक्शन भी हमारे एग्जिस्टेंस का एक हिस्सा है, लेकिन वो एक इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम बात करें तो किसी इंडिविजुअल लेवल पे अगर कोई इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता है किसी भी कारणवश, उसकी चॉइस से या कोई मेडिकल प्रॉब्लम से, तो उसकी जान पे बन नहीं आती है. ठीक है, वो ज़िंदा तभी भी रह सकता है. ठीक है, लेकिन अगर आप स्पीसीज़ देखें, उस स्पीसीज़ की सारे के सारे इंडिविजुअल ही रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं रखते हैं, तो वो स्पीसीज़ धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी धरती से. लेकिन कोई अगर एक इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता है तो भी पूरी स्पीसीज़ के ऊपर कोई खतरा नहीं आएगा और ना ही उस इंडिविजुअल की जान के ऊपर खतरा आएगा. लेकिन कुछ वाइटल एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि हमारा सर्कुलेशन, डाइजेशन, रिस्पिरेशन, इन सब चीज़ों में कोई भी गड़बड़ी आएगी तो उस इंडिविजुअल की जान पे बन आएगी, मतलब उसका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, सो दैट इज़ वाई दीज प्रोसेसेस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस एंड रिप्रोडक्शन इज़ नॉट अ life process. It is essential but it is not a life process. So reproduction is essential for the continuation of a species. This point is very important कि why it is important to reproduce, because reproduction is essential for कंटिन्यूएशन, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब तक स्पीसीज ट्रांसफ़र नहीं होगी तब तक हम कैसे अपने जनरेशन को कंटिन्यू रखेंगे. ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि टाइगर्स जो हैं वो धीरे धीरे एलिमिनेट हो रहे हैं. बहुत सारे जानवर, जैसे कि आपने ज़्यादातर पिक्चरों में देखा होगा कि डायनासोर जो है वो अब इस धरती पे नहीं है. ठीक है, और मेमथ जो हाथी है वो भी अब हमारे धरती पे नहीं है, वो वाइप आउट हो चुके हैं, मतलब उनकी कोई भी स्पीसीज़ अब जिंदा नहीं है. ऐसा माना जाता है कि कोई ना कोई रिप्रोडक्शन की गड़बड़ी आई होगी. ठीक है, जिसकी की वजह से वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए और सारे के सारे एनिमल्स उस स्पीसीज़ की एक साथ ही मर गए, तो इस वजह से उनकी स्पीसीज़ कंटिन्यू नहीं हो पाई. तो आज के समय में भी जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोड्यूस कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यही एक मैकेनिज़्म है जिसके की मदद से हम उनकी स्पीसीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं. इफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स डज नॉट टेक प्लेस, नो सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म विल बी प्रेजेंट ऑन द अर्थ जनरेशन आफ्टर जनरेशन. यानी रिप्रोडक्शन से क्या होता है कि जैसा वो इंडिविजुअल है, जैसा वो स्पीसीज़ है, उसके ही जैसे उसकी नई स्पीसीज़ फिर से प्रोड्यूस होती हैं रिप्रोडक्शन की प्रोसेस की वजह से. देयर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अनदर वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो हम यहाँ पे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में बात करेंगे. ठीक है, तो एनिमल्स में भी दो तरीके रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें कि सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक चीज़ ये होती है कि इसमें दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, मतलब दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं ऑफ सेम स्पीसीज, एक मेल और एक फीमेल. ठीक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इसमें दो इंडिविजुअल्स की ज़रूरत नहीं है, एक ही ऑर्गेनिज्म जो है वो खुद से अपनी जैसी नई स्पीसीज़ बनाने के लिए कैपेबल होता है. इसी वजह से इसका नाम है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसमें कोई भी सेक्स ऑर्गन्स या कोई भी गैमीट्स नहीं इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, तो इन दोनों ही तरह के रिप्रोडक्शन को हम वन बाय वन जो है इस चैप्टर में कवर करेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट बिगिंस विद द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यानी कि जो रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन मतलब मिलना. ठीक है, एक मेल गैमीट है और एक
फीमेल गैमीट है, ठीक है। तो जब दोनों का फ्यूजन होगा, मतलब आपस में मेल होगा, तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो गैमीट्स भी दो तरीके के होते हैं, एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट। मेल गैमीट का नाम क्या होता है, ह्यूमंस में अगर हम देखें तो ह्यूमंस में मेल गैमीट को हम कहते हैं स्पर्म और फीमेल गैमीट को हम कहते हैं एग, ठीक है। तो ये दो तरीके के गैमीट्स होते हैं। अब हम देखेंगे सिमिलैरिटीज बिटवीन रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स में सिमिलैरिटी हो सकती है रिप्रोडक्शन में। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, प्लांट्स भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और एनिमल्स भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। प्लांट्स भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, एनिमल्स भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ पे हम जो सिमिलैरिटी देखेंगे वो देखेंगे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन बोथ अंडरगो सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। पहली तो ये सिमिलैरिटी हो गई कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही सेक्सुअल और एसेक्सुअल तरह का रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। जस्ट लाइक प्लांट्स इन एनिमल्स द मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो जैसे एनिमल्स में हमने अभी डिस्कस किया कि मेल्स का स्पर्म होता है और फीमेल्स का एग होता है, वैसे ही प्लांट्स में भी दो तरीके के गैमीट्स होते हैं, ठीक है। आपने कई बार सुना होगा मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर, है ना। तो इस तरह की चीज़ें आप पहले की क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। तो प्लांट्स में भी दो तरीके गैमीट्स होते हैं, एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट, ठीक है। In both plants and animals, the zygote is formed when the male and female gametes fuse together and hence the zygote develop into a new individual. तो जैसे कि एनिमल्स में होता है कि जब मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज़ करते हैं, तो फ्यूज़ करने के बाद जो चीज़ बनती है उसको क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं हम जाइगोट, ठीक है। तो उसको हम अगर जाइगोट कहते हैं एनिमल्स में, तो प्लांट्स में भी हम उसको जाइगोट कहते हैं। और जनरली जाइगोट का आगे का फर्दर डेवलपमेंट कहाँ होता है, ये होता है फीमेल की बॉडी के अंदर। तो ये है कुछ सिमिलैरिटीज। अब हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो प्लांट का एक छोटा सा हम रिवीजन करते हैं कि एग्जैक्टली प्लांट्स में कैसे होते हैं, ठीक है। तो हम वन बाय वन दोनों देखेंगे। तो अगर हम प्लांट्स में देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो प्लांट्स में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको हम कहते हैं स्टैमेन, ठीक है। उसको हम कहते हैं स्टैमेन, और इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक एंथर और एक फिलामेंट, ठीक है। तो आप जैसे फिगर में देख सकते हैं, एंथर के ऊपर जो होता है ये एक एंथर फिलामेंट के ऊपर अटैच होता है, और एंथर के अंदर बहुत सारे जो होते हैं पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। यही पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो एक तरीके से मेल गैमीट, जिसको कह सकते हैं हम, ये मेल गैमीट है। और वहीं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होता है कि इसमें होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। स्टिग्मा क्या होता है, स्टिकी लैंडिंग साइट फॉर पॉलन ग्रेन्स। तो ये जो स्टिग्मा होता है ये काफ़ी स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, ताकि पॉलन ग्रेन जो हवा में उड़ रहे होते हैं वो इसके ऊपर आके चिपक जाते हैं, ठीक है। और नीचे उसके होता है जो पोर्शन, उसको हम कहते हैं स्टाइल। इसके अंदर क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स ऊपर स्टिग्मा में चिपक जाते हैं वो वहाँ पे धीरे धीरे ग्रो करते हैं और ट्यूब बनाते हैं, ठीक है। उसी ट्यूब के थ्रू जो है अंत में पॉलन ग्रेन जो है वो ओवरी तक पहुँचता है। तो ये ट्यूब दैट लीड्स डाउन द ओवरी। लास्ट में जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है वो है ओवरी, और इसमें क्या होते हैं ओव्यूल्स। अब यही ओव्यूल्स जो है आगे चल के सीड में कन्वर्ट होते हैं आफ्टर द फर्टिलाइजेशन विद द पॉलन ग्रेन। तो ये हमने देखा कुछ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं वो इन्हीं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की मदद से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और ये फ्लावर जैसे हमने देखा कि इसमें मेल और फीमेल जो पोर्शंस हैं, जो पार्ट्स हैं, वो एक ही फ्लावर में है। कुछ प्लांट्स में जो है ये फ्लावर्स अलग अलग फ्लावर्स में हो सकते हैं ये सारे पार्ट्स, ठीक है। और कुछ प्लांट्स में तो अलग अलग पेड़ पे भी होते हैं, इनके बारे में आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा। अब हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन ह्यूमंस, ठीक है। इस चैप्टर में बेसिकली हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ह्यूमंस का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है। पेयर में होता है, जो टेस्टिस होते हैं वो पेयर में होते हैं। यहाँ डायग्राम में अलग अलग दिख रहा होगा आपको, लेकिन ये इकट्ठे होते हैं, जॉइंट होते हैं, वो बैक
जो पीछे का पोर्शन है उसको अलग अलग करके यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो एक टेस्टिस को टेस्टिस कहते हैं और टेस्टिस मतलब पेयर ऑफ टेस्टिस है, ठीक है। 2 स्पर्म डक्ट्स एंड अ पेनिस। तो जो अगर हम ब्रीफ में देखें कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कितने पोर्शंस होते हैं, 3 पोर्शंस होते हैं। एक हमारा एक अ पेयर ऑफ टेस्टिस, वन इज पेनिस एंड अनदर वन इज स्पर्म डक्ट, ठीक है। सो दिस डायग्राम हेयर यू आर सीइंग दिस डायग्राम इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट और इस डायग्राम की लेबलिंग आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। एग्जाम में कभी कभी ये डायग्राम दे दी जाती है और आपको लेबल करने के लिए पूछा जाता है, ठीक है। तो ये एक स्पर्म डक्ट है, पेनिस और टेस्टिस, तो ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के हिस्से हैं, ठीक है। तो द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमीट्स कॉल्ड द स्पर्म्स। तो ये जो टेस्टिस हैं इन्हीं के अंदर जो है स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म का प्रोडक्शन, ठीक है, क्योंकि मेल गैमीट क्या नाम क्या है, स्पर्म, तो स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहीं पे टेस्टिस के अंदर जो है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, ठीक है। और मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस। तो इसी टेस्टिस के अंदर मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो होता है उसका प्रोडक्शन होता है। अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, ठीक है। तो सबसे है पहले है पेनिस, ठीक है। इट इज अ सिलेंडर शेप्ड ऑर्गन कंटेनिंग अ स्मॉल ओपनिंग एट इट्स टॉप। इट सिक्रीट सीमेन विच कंटेन्स द मेल गैमीट्स और स्पर्म्स। तो पेनिस के अंदर जो होता है वो एक सिलेंडर शेप ऑर्गन होता है और इसी के थ्रू जो है स्पर्म का एजैकुलेशन होता है, ठीक है। नीचे जो दूसरा पोर्शन है उसको हम कहेंगे स्क्रोटम, ठीक है। इट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिहाइंड द penis. The testicles or testes are present in this organ. It provides the right temperature so that they can produce sperms. तो स्क्रोटम जो होता है इसी के अंदर जो है, जो हम डिस्क्राइब किए कि अ पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, तो इसी स्क्रोटम के अंदर अ पेयर ऑफ टेस्टिस होता है जहाँ की स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो है वो बॉडी से थोड़ा नीचे लटका हुआ होता है, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है, लेकिन स्पर्म की अच्छे अमाउंट में सिंथेसिस होने के लिए इसका टेम्परेचर थोड़ा कम होना चाहिए, लगभग 35 डिग्री के आसपास होना चाहिए, ठीक है। इसी वजह से ये पोर्शन बॉडी से थोड़ा सा निकला हुआ रहता है, ठीक है, और ताकि उसको सही कंडीशन मिल सके और वो राइट अमाउंट में स्पर्म की सिंथेसिस कर सके। नेक्स्ट हमारा ऑर्गन है वो है टेस्टिस। मोस्ट मेल्स हैव ए पेयर ऑफ टेस्टिस। द टेस्टिस कंसिस्ट्स ऑफ कॉइल ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूस स्पर्म्स। द टेस्टिस आल्सो जनरेट द मेल सेक्स हार्मोन और द टेस्टोस्टेरोन दैट कॉज द प्यूबर्टी इन मेल्स। तो टेस्टिस का काम है, हमारा 2 काम है, एक है हमारे स्पर्म को प्रोड्यूस करना और एक है टेस्टोस्टेरोन जिसको कि हम मेल सेक्स हार्मोन कहते हैं। और ये मेल सेक्स हार्मोन जो है काफ़ी हद तक जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको कहते हैं कि मेलनेस, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा ऑर्गन है यूरेथ्रा। इट इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट अलाउज द फ्लो ऑफ सीमेन एंड कंटेन्स स्पर्म आउटसाइड द बॉडी। द यूरेथ्रा एंड पेनिस बोथ आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द मेल यूरिनरी सिस्टम। तो यूरेथ्रा क्या होता है, ये आपका यूरिन और स्पर्म दोनों ही कैरी करता है, ठीक है। ये सिंगल ओपनिंग होती है स्पर्म एज वेल एज फॉर यूरिन के लिए, फाइन। अब हम नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं वो है वास्ट डिफरेंस, ठीक है। इट इज ए ट्यूब दैट कैरीज द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिकल्स टू द यूरेथ्रा। तो हमने देखा ये सारे पोर्शंस जो होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ये हिस्से हैं। आपको 3 ऑर्गन बेसिकली अच्छे से याद रखने हैं, एक है आपका टेस्टिस, एक पेनिस और एक स्पर्म डक्ट। तो दीज 3 पोर्शंस आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम क्लास 8th पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक। अब हम देखते हैं मेल सेक्स हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन के बारे में, ठीक है। तो मेल सेक्स हार्मोन और जिसको कि हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। किसी भी मेल के बॉडी में राइट अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके राइट अमाउंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने के लिए। ना ही बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन चाहिए और ना ही इसका लेवल कम होना चाहिए, ठीक है। तो द टेस्टिस प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल हाउ मच टेस्टोस्टेरोन
टेस्टोस्टेरॉन विल बी प्रोड्यूस। तो ऐसे तो जो टेस्टोस्टेरॉन है हार्मोन, इसका प्रोडक्शन कहाँ से होता है, हमारे टेस्टिस से होता है, ठीक है। टेस्टिस प्रोड्यूस द टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। लेकिन टेस्टिस जो है वो कितना टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करेगी, इसका जो डिसाइडिंग है वो है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारे ब्रेन में सिचुएटेड होती है, ठीक है, ब्रेन के पास होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसको हम कहते हैं मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो बहुत सारे हार्मोन्स निकालती है, और वो हार्मोन दूसरे हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, एक तरीके से उसका ट्रिगरिंग फैक्टर होते हैं। इसी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड भी हम कहते हैं। फाइन, दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो ये जो हार्मोन होता है मेल सेक्स ऑर्गन्स, जैसे कि हमने अभी डिस्क्राइब किया, और हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे कि भारी आवाज़, दाढ़ी, मूंछ, बॉडी के हेयर, बॉडी का फैट डिस्ट्रीब्यूशन, इन सारी चीज़ों के लिए, इवन की स्ट्रेंथ, जो मेल में थोड़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है ना, इन सब चीज़ों के लिए भी, जो मस्कुलर पावर होती है, इन सब चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि लड़कों की आवाज़ थोड़ी भारी होती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है। अब हम देखते हैं मेल गैमीट को, ठीक है। मेल गैमीट का नाम क्या है, वो है स्पर्म, ठीक है, द स्पर्म सेल। तो स्पर्म क्या होता है कि ये एक मेल गैमीट है। तो जो मेल गैमीट है स्पर्म, इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, टेस्टिस में होता है, ठीक है। द टेस्टिस सिक्रीट मिलियंस ऑफ स्पर्म्स together. A sperm comprises of a single cell and has a specific structure with 3 main parts. तो जो स्पर्म सेल है, इसके जो है अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये 3 हिस्सों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा हेड रीजन, ठीक है, एक होता है हमारा मिडिल पीस, और एक होता है हमारा टेल, ठीक है। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू जो है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और ये जो हेड है, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर ही इसकी सारी डीएनए जो भी है वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होगी वो इसी न्यूक्लियस के अंदर रहता है, जिसको कि हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, ठीक है। और ये है एक्रोसोम, ये एक तरीके का एंजाइम सिक्रीट करता है, ठीक है, और इसको प्रोटेक्शन भी देता है, ताकि जब ये एग से फर्टिलाइज हो तो ये एक्रोसोम जो है वो हट जाता है और ये न्यूक्लियस एग के अंदर चला जाता है, ठीक है। और ये पोर्शन है मिडिल पोर्शन, ठीक है, इसके अंदर हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। स्पाइरल शेप का माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से इसको पावर मिलता है, एनर्जी मिलती है स्विम करने के लिए, ठीक है। एग तक पहुंचने के लिए फलोपियन ट्यूब में जब ये जाता है तो एग तक पहुंचने के लिए इसको स्विम करना पड़ता है, उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू इसको एनर्जी मिलती है। और ये है टेल, थर्ड रीजन जो होता है टेल। टेल जो है स्विम करने में इसकी काफ़ी मदद करती है, इसको एक तरीके का पुश देती है, ठीक है। तो ये 3 पोर्शंस हैं। आपको अगर एग्जाम में आए तो आपको ऐसा ही फिगर ड्रॉ करना है विद फुल लेबलिंग, ठीक है, विद हेड, मिडिल पीस, टेल, ठीक है, न्यूक्लियस, एक्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस तरह से आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि इसको और अच्छे से डिस्क्राइब किया है, ठीक है। हेड में क्या होता है, इट कंटेन्स ऑफ द न्यूक्लियस विच कंटेन द डीएनए इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल, ठीक है। मिडिल पार्ट में हमने जैसे डिस्कस किया है कि इट इज पैक्ड विद सेल ऑर्गेनेलीज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। द माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द सेल, हैंस स्पर्म यूजेस दिस एनर्जी टू मूव। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कहीं भी किसी भी सेल के अंदर हो उसका काम होता है एटीपी जनरेट करना, यानी एनर्जी जनरेट करना। फाइन। टेल, टेल क्या क्या करता है, इट अलाउज द स्पर्म सेल टू ट्रेवल एट ए फास्ट पेस, ठीक है, जल्दी जल्दी वो मूव करता है टेल की मदद से। अब हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, ठीक है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोवाइड्स द एग फीमेल गैमीट फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो जैसे हमने देखा कि जो मेल गैमीट है उसको हम कहते हैं स्पर्म,
और उसके बनने की प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और वो कहाँ होता है, वो होता है हमारे टेस्टिकल्स में या टेस्टिस में। वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो फीमेल गैमीट है उसको हम कहते हैं एग या कहते हैं ओवा, ठीक है। और यही एग जो है जब फर्टिलाइज होता है स्पर्म से तो हमारा जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो ये एग का फॉर्मेशन कहाँ होता है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है ओवरी, ठीक है। तो जैसे मेन में 1 पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, वैसे ही फीमेल में भी 1 पेयर ऑफ ओवरीज होता है, या हम कह सकते हैं 2 ओवरीज होती हैं, ठीक है। अगर हम पेयर में कहें, जैसे हम चप्पलों को पेयर में कहते हैं ना, 2 चप्पलें हैं तो हम कहेंगे 1 पेयर ऑफ चप्पल है, ठीक है। तो वैसे ही ओवरीज भी पेयर में होती हैं, या हम कहते हैं 2 ओवरीज हैं, एक राइट और एक लेफ्ट, ठीक है। एक हमारी राइट ओवरी और एक हमारी लेफ्ट ओवरी। तो दोनों ओवरीज 1 बाय 1 जो है वो एग का फॉर्मेशन करती हैं, और इसको कहते हैं हम फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये फिम्बरी है और ये है हमारा फेलोपियन ट्यूब, और एग रिलीज होके इसी फेलोपियन ट्यूब में आता है और यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ यूट्रस में जाइगोट इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। इसको हम देखेंगे और डिटेल में। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओवरीज के बारे में, ठीक है। ये डायग्राम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये एग्जाम में आ सकती है। तो आपको इसको इसी तरीके से बिल्कुल बना के हाथ से बना के प्रैक्टिस कर लेना है, और ये डायग्राम को भी याद रखना है कि यहाँ पे क्या लेबलिंग की गई है। जैसे यहाँ पे ये यूटेरस, ठीक है, ये है ओवरी, ठीक है, और ये फेलोपियन ट्यूब। तो इस तरीके से ये लेबलिंग भी आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये सेम टू सेम डायग्राम दे दी जाती है और आपको लेबल करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। तो ओवरी क्या है? द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज, ठीक है। पेयर कह रहे हैं, ठीक है। पेयर मतलब 2 है तो हम एक पेयर कहेंगे। These are the main female sex organs and are responsible for the production of female gametes called the eggs or ovum। तो फीमेल गैमीट को हम या तो एग कहते हैं या हम ओवम कहते हैं, ठीक है। तो एंड फीमेल हॉर्मोन्स, ठीक है, एस्ट्रोजन जिसको कहते हैं, वो रिलीज ओवरीज करती हैं, ठीक है। द ओवा और फीमेल एग्स ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल। तो जैसे हमारा स्पर्म है वो भी एक सिंगल सेल है, ठीक है। वैसे ही जो फीमेल गैमीट है, एग जिसको कह रहे हैं, वो भी एक तरीके से एक सिंगल सेल है हमारा। फाइन। जैसे कि यहाँ पे आप एक डायग्राम में देख सकते हैं कि ह्यूमन ओवम, तो ये गोल होता है, जैसे स्पर्म लंबा होता है वैसे एग जो होता है वो राउंड होता है और उसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और ये इसी एग को आके स्पर्म जो है हमारा फर्टिलाइज करता है। अब हम देखेंगे फीमेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। जैसे हमने देखा कि मेल सेक्स हार्मोन कौन सा है, मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो वैसे ही फीमेल सेक्स हार्मोन क्या होता है? 2 हार्मोन है, एक है हमारा एस्ट्रोजन और एक है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो दीज आर हार्मोन्स और केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस बाय द ओवरीज। तो ये दोनों ही हार्मोन हमारे ओवरीज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दीज हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन वीमेन सच एज डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड बॉडी हेयर। तो जैसे मेल में टेस्टोस्टेरोन जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पर्म एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, वैसे ही फीमेल में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये 2 हार्मोन्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओवरीज से एग के फॉर्मेशन में। अगर ये दोनों हार्मोन ठीक से नहीं निकलेंगे तो ओवरीज से एग उतने अच्छी तरीके से नहीं बनेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ ये हार्मोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि हाई पिच की वॉइस है, बॉडी का जो पैटर्न है, एक फीमेल बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, और ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो जितने भी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके डेवलपमेंट के लिए ये दोनों हार्मोन काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम देखेंगे फीमेल के दूसरे ऑर्गन को। अब पहले हमने ओवरी देखा, अब हम देखेंगे ओविडक्ट या फिर जिसको कि हम फलोपियन ट्यूब कहते हैं, ठीक है। दीज आर 2 funnel shaped structure that extend from the superior right and left corners of the uterus to the edges of the
ovary. The ovary release one egg every month into the oviducts. The oviducts consists of cilia that carry the ovum from the oviducts to uterus. तो ये हमारा है ओविडक्ट, ठीक है, ये ओविडक्ट. तो यहाँ ओवरी में एग बना और ये फिम्बरी के थ्रू ये सीधे हमारे फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में आ जाता है. तो यहाँ पे एग आता है और वो 24 आवर्स के लिए वेट करता है, ठीक है. तो 24 आवर्स वेट करेगा और फिर वो अगर 24 आवर्स में नहीं आया स्पर्म तो फिर वो एग जो है वो धीरे धीरे डीजेनरेट कर जाएगा, ठीक है. अगर 24 आवर्स के अंदर ही स्पर्म आ गया तो एग को फर्टिलाइज कर लेगा और जो भी जाइगोट बनेगा वो आकर यूटेरस में इम्प्लांट हो जाएगा, यहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा और वो जाइगोट धीरे धीरे एक पूरे बेबी का फॉर्मेशन करेगा. तो फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब में जो प्रोसेस होती है मेनली फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो हमारे फेलोपियन ट्यूब में होती है. अगर फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है किसी वजह से, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी. इवन दो कि स्पर्म भी जा रहा है, एग भी जा रहा है, ठीक है, लेकिन अगर फेलोपियन ट्यूब में मान लीजिए यहाँ पे ब्लॉकेज है, एग यहाँ पे है, ठीक है, और स्पर्म यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये दोनों मिल नहीं पाएंगे, फ्यूज नहीं कर पाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज इन द ओवरी. तो ये भी एक कारण है जो है कि बहुत लोगों को बेबी कंसीव नहीं हो पाता है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन कंसीविंग अ बेबी. तो फेलोपियन ट्यूब जो है वो हमारे को फर्टिलाइजेशन जो है एग और स्पर्म का जो है फर्टिलाइजेशन उसको करवाता है फेलोपियन ट्यूब, ठीक है. तो जो तीसरा पार्ट है फीमेल सेक्स ऑर्गन का वो है हमारा यूट्रस, ठीक है. इट इज एन इन्वर्टेड पियर शेप्ड ऑर्गन दैट अलाउज द डेवलपमेंट ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग इनटू अ ह्यूमन बेबी. द यूट्रस कनेक्ट्स विद एन ओपनिंग कॉल्ड सर्विक्स दैट कनेक्ट्स इट टू द वेजाइना. तो यूटरस जो है वो जब भी कोई भी एग जब फर्टिलाइज हो गया यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब से, तो यूटरस की वॉल जो है वो अपनी तैयारी करती रहती है. जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होती है, ठीक है. तो जब ये पूरी तरीके से तैयार रहती है तो यहाँ पे आके जो यहाँ से आता है जाइगोट और यहाँ पे वो इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है. और ये यूट्रस की ओपनिंग कहाँ पे रहती है, वो सर्विक्स में रहती है और जो कि वजाइना के अंदर खुलता है. तो इस तरीके से हमारा तीसरा जो है पार्ट वो भी हो गया, वो है यूट्रस. अब हम देखेंगे फोर्थ पार्ट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन का, वो है वजाइना, ठीक है. इट इज अ मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स विद द सर्विक्स. इट एक्ट्स एज द रिसेप्टर ऑफ द पेनिस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स to the fallopian tubes and uterus. It also allows delivery of the fetus during the birth of the child. तो vagina also plays a very vital role कि जैसे जो भी बेबी कंसीव होते हैं, ठीक है, तो ये पेनिस का एक एंट्री पॉइंट की तरह एक्ट करता है. ऑल्सो वजाइना जो है बेबी बर्थ में भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है क्योंकि बेबीज ऐसे ही बॉर्न होते हैं. अगर वजाइना की ओपनिंग नहीं होती तो फिर हमारे यूट्रस में से कैसे बेबी बाहर निकलता, ठीक है. तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन. अब हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है. हमने देखा कि मेल सेक्स ऑर्गन्स में मेल गैमीट्स बना, फीमेल सेक्स ऑर्गन में फीमेल गैमीट्स बना. अब इन दोनों का फ्यूजन कैसे होता है, ठीक है. तो जो इन दोनों के फ्यूजन की प्रोसेस होती है उसी को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन. और ये कहाँ होती है, ये होती है फेलोपियन ट्यूब में, जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन का एक हिस्सा है, ठीक है. द फर्स्ट स्टेप इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म एंड एन ओवम. When the sperm come in contact with an egg, one of the sperm may fuse with the egg. Such fusion of the egg and sperm is called fertilization. तो ऐसे हमने देखा कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है, लेकिन जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो केवल एक एग प्रोड्यूस करता है, वो भी 1 महीने के अंदर, है ना. तो ऐसा क्यों, क्योंकि जो एग है वो काफ़ी हद तक उसको काफ़ी तैयारियां करनी पड़ती है क्योंकि एग जो है वो अल्टीमेटली फीमेल की बॉडी में ही इम्प्लांट होगा और आगे वो बेबी का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है. तो एक ही एग बनता है, लेकिन स्पर्म जो है वो मिलियंस ऑफ बनते हैं ताकि हम चांस को बढ़ा सकें एग के फर्टिलाइजेशन को, ठीक है. एग फर्टिलाइज हो ही जाएगा, इसके चांसेस को इंक्रीज करने के लिए मिलियंस ऑफ स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है.
लेकिन अगर किसी एक स्पर्म ने, जैसे कि हम यहाँ फिगर देख सकते हैं, अगर कोई एक स्पर्म पहले आके फर्टिलाइज कर देगा एग को, तो जो बाकी के स्पर्म्स हैं ये वापस चले जाएंगे, ठीक है, या ये यहीं पे डेड हो जाएंगे, ये फिर इनका कोई रोल नहीं रहेगा, ठीक है। एक बार ही एक स्पर्म इसको फर्टिलाइज कर सकता है, ऐसा नहीं कि एक ही एग को 5-6 स्पर्म फर्टिलाइज करते हैं, एक एग को एक ही स्पर्म फर्टिलाइज कर सकता है, बाकी के सारे स्पर्म जो है बाद में वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस, दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट। तो देखा आपने, जब स्पर्म जो है अपना न्यूक्लियस जो है वो एग के अंदर यहाँ पे डाल देगा, तो ये स्पर्म का न्यूक्लियस और ये एग का न्यूक्लियस ये आपस में फ्यूज कर जाएंगे, ठीक है, और ये एक जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, और यही जाइगोट फिर डिवाइड करना शुरू करेगा सेल्स में, और फिर वो जाइगोट से एम्ब्रियो बनाएगा, और एम्ब्रियो से फिर वो फीटस का फॉर्मेशन करेगा, और फिर लास्ट में वो एक बेबी का फॉर्मेशन करेगा। The size of the eggs in animals varies. The eggs may be very small as in humans, very larger in hens. Ostrich egg is the largest. तो जो सिंगल सेल होता है, तो कोई भी चीज़ बॉर्न नहीं हुई रहती है, अंदर ही रहती है, तो अब हम तब तक हम उसको एक सिंगल एंटिटी की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने कहा स्पर्म जो है वो भी एक सिंगल सेल है, हमारा फीमेल में जो एग प्रोड्यूस होता है ओवम, वो भी एक सिंगल सेल है, जो मुर्गी का अंडा है उसको भी हम एक सिंगल सेल की तरह ही ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो भी अभी तक बॉर्न नहीं हुआ रहता है, ठीक है, इस वजह से वो एक सिंगल सेल है। ऑस्ट्रिच जो है वो भी, ऑस्ट्रिच का एग जो होता है वो भी एक सिंगल सेल है, और इसी वजह से हम उसको लार्जेस्ट सेल कहते हैं। फाइन। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग from the mother and the sperm from the father, so the new individual inherits some characteristics from the mother and from the father, ठीक है। तो जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब भी स्पर्म बनता है या ओवम बनता है, उसमें तो जो मदर के क्रोमोसोम्स हैं गैमीट्स में आधे जाते हैं, और फादर के गैमीट्स में भी उसके आधे क्रोमोसोम्स जाते हैं, तो जब दोनों आधे आधे मिलते हैं तो वो एक पूरे पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी 46 क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आधे कैरेक्टर्स या बहुत सारे कैरेक्टर्स हम अपने रोज़मर्रा में भी देखते होंगे कि बच्चे के अंदर मदर और फादर दोनों के ही कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस हमने देखी कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है कि दो गैमीट्स के मिलने की प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब ये फर्टिलाइजेशन जो है वो भी दो तरीके से हो सकता है, एक है हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक प्रोसेस है हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो अब हम वन बाय वन दोनों तरीके के फर्टिलाइजेशन को देखेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एज वेल एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। Fertilization which takes place inside the female body is called internal fertilization. Internal fertilization occurs in many animals including human, cow, dogs and hens. तो वो fertilization जो कि फीमेल बॉडी के अंदर टेक प्लेस होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, यानी कि मेल का स्पर्म और फीमेल का एग अगर ये फीमेल की बॉडी के अंदर ये फ्यूजन की प्रोसेस हो, तो इस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। जैसे कि हमारे ह्यूमंस में होता है, काऊ, डॉग और हैन में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, fertilization in which the fusion of a male and a female gamete take place outside the body of the female is called external fertilization। यानी वो fertilization जिसमें कि मेल और फीमेल गैमीट जो होते हैं वो फीमेल बॉडी के बाहर उनका फ्यूजन होता है, तो इस तरीके की फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में कॉमन होता है, ये कॉमन होता है हमारे एक्वेटिक एनिमल्स में, जैसे कि फिशेस, स्टारफिश, फ्रॉग,
ठीक है। यहाँ आप फिगर में ये देख सकते हैं एग्स ऑफ फ्रॉग। तो क्या होता है कि जो फीमेल फ्रॉग होती है वो इस तरीके के एग जो है वो पानी में लेकर देती है, छोड़ देती है, ठीक है। और इस एग के अराउंड में एक जेली लाइक कवरिंग होती है जो कि पानी में जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उससे इन एग्स को प्रोटेक्ट करती है, जेली लाइक वाइट सब्सटेंस जो देख रहे हैं। और फिर मेल फ्रॉग क्या करता है, इन्हीं एग्स के ऊपर अपने स्पर्म जो है वो छोड़ देता है। तो अब वाटर में ये जो फीमेल के एग हैं और मेल के स्पर्म हैं ये वाटर में आपस में एक दूसरे से फ्यूज होते हैं और यहीं पे जाइगोट बनता है और यहीं पे आगे की प्रोसेस होती है। आपने कई बार देखे होंगे जो नदी नाले हैं वहाँ पे आसपास छोटे छोटे मेढक के बच्चे देखे होंगे नहीं, तो वो इसी वजह से है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उनकी बॉडी में, ना कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे आप एक डिफरेंस देख सकते हैं इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बीच में। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। वहीं पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। जनरली जो भी बेबी होता है उसको कौन कैरी करता है, फीमेल। लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ये तो फीमेल में होता है लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में वो एनवायरनमेंट में होता है, ठीक है। लेस नंबर ऑफ एग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सच फीमेल एज देयर आर हाई चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द ऑफस्प्रिंग। यानी कि जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें कम नंबर ऑफ एग्स बनते हैं। जैसे ह्यूमन के केस में आप देख सकते हैं कि हर महीने केवल एक ही एग बनता है। वहीं पे जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें बहुत सारे एग्स बनते हैं, ठीक है, ताकि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, जो चांसेस है उसको बढ़ाया जा सके, ठीक है। ए लार्ज नंबर ऑफ एग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सच फीमेल्स एज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज वेरी लो। इस वजह से बहुत सारे अंडे प्रोड्यूस करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल देखें इंटरनल फर्टिलाइजेशन का क्या है, काऊ, ह्यूमन बींग्स एंड हेंस अंडरगो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और aquatic animals like fishes and amphibians like frog undergo external fertilization। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म कि कैसे जो होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है फ्रॉग्स या टोड्स में। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है उसकी पूरी मैकेनिज्म क्या है, क्या प्रोसेस वो फॉलो करते हैं। क्या होता है कि The frogs and toads reproduce by laying eggs in a slow stream or ponds। तो जो पानी की रफ्तार थोड़ी कम होती है, कम तेजी से बहता है, जैसे ठहरे हुए नदी नाले पॉन्ड, ठीक है, वहाँ पे वो क्या करती है, फीमेल बहुत सारे एग जो होते हैं पानी में दे देती है, ठीक है। The female frog first lay hundreds of eggs together in the water, ठीक है। These eggs are not covered with any hard shell. Instead, there is a jelly-like substance that guards them and all and holds them together। तो ये कोई जैसे हम मुर्गी के अंडे देखते हैं वो एक है हार्ड कवरिंग से जो कवर होते हैं, बट ऐसा नहीं होता इनमें, ये एक जेली लाइक सब्सटेंस से कवर होते हैं, ठीक है। एज द फीमेल फ्रॉग ले देयर एग्स द मेल फ्रॉग डिपोजिट द स्पर्म्स ओवर देम, ठीक है। तो जैसे ही फीमेल फ्रॉग जो है अंडे देती है वैसे ही मेल फ्रॉग उसके ऊपर अपने स्पर्म को डिपोजिट कर देता है, ठीक। This results in external fertilization when the sperms come in contact with the egg of the water। तो जो ये प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन की मेल और फीमेल गैमीट के मिलने की, ये पानी के अंदर होती है। फीमेल ने भी अपने अंडे पानी में डाल दिए और मेल ने भी अपने स्पर्म पानी में छोड़ दिए और ये पानी में तैरते हुए ये एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं और ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो इसी वजह से हम इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। दो द एग्स आर लार्ज इन नंबर्स ओनली ए फ्यू ऑफ देम मैनेज टू सर्वाइव। वैसे तो ये फ्रॉग्स बहुत सारे एग्स देती हैं लेकिन क्योंकि एनवायरनमेंट यानी पानी में बहुत सारी हार्श कंडीशंस होती हैं, बहुत सारे प्रीडेटर्स होते हैं, ठीक है, तो इसी वजह से बहुत सारे एग्स देती हैं लेकिन कुछ ही एग्स उसमें से जो है वो फाइनली फर्टिलाइज होते हैं पहले तो, फिर
जो फर्टिलाइज हो भी जाते हैं उसमें से भी बहुत ज़्यादातर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है या उनको कोई खा जाता है, ठीक है। देयर आर सेवरल फैक्टर्स विच में हिंडर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस सच एज एक्सपोजिंग ऑफ वाटर मूवमेंट, रेनफॉल, विंड एंड अदर एनिमल्स। तो ये सारे फैक्टर्स भी काम करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में, इसी वजह से इतने लार्ज अमाउंट में एग्स और स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन हैन में जो हम कह रहे हैं कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ये कैसे होता है, इसकी क्या मैकेनिज्म है, ठीक है, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस क्या है कि हैंस रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग। जैसे ह्यूमन बीइंग्स और डॉग्स और काउस, तो इनमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और हैंस में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन एक डिफरेंस होता है हैन और ह्यूमन बीइंग में। ह्यूमन बीइंग बेबीज़ को बॉर्न करते हैं, ठीक है, लेकिन हैन जो है वो अंडे देती है, एग देती है, ठीक है, और ये एग जो है एक हार्ड कवरिंग में कवर होता है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट इट कीप्स ऑन डिवाइडिंग इटसेल्फ एंड देन ट्रेवल थ्रू द ओविडक्ट। तो क्या होता है कि जब हैन के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जब मेल और फीमेल गैमीट मिलते हैं तो ये जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, फाइन। तो ये जाइगोट अपने में डिवाइड करता रहता है और ओविडक्ट से बाहर आता रहता है, ठीक है। इन दिस प्रोसेस डिफरेंट लेयर्स आर फॉर्म्ड ओवर द एग एंड देन टर्न्स इनटू अ हार्ड शेल ऑफ कवरिंग ऑफ द एग। तो जैसे जैसे ये जाइगोट मूव करता है ओविडक्ट में, तो हर स्टेप पे, हर एक रास्ते में बहुत सारी जगहों पे इस जाइगोट के ऊपर एक कवरिंग बननी शुरू हो जाती है, ठीक है, हर स्टेज पे एक कवरिंग बननी शुरू हो जाती है, ठीक है। व्हेन दिस हार्ड शेल इज फॉर्म द hen lay egg। तो जब ये ओविडक्ट में चलते चलते ये एग के ऊपर जो है पूरी कवरिंग धीरे 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 बनती जाती है और लास्ट में जो मुर्गी है वो अंडा दे देती है। देन इट टेक्स ऑलमोस्ट 3 weeks फॉर द एम्ब्रियो टू डेवलप इनटू अ चीक। तो जब मुर्गी अंडा दे देती है तो उसके बाद भी, अंडे देने के बाद भी अंडे को पूरी तरीके से डेवलप होने में अप्रॉक्सीमेटली 3 weeks का टाइम लगता है, ठीक है। और उसी अंडे के अंदर ये एम्ब्रियो जो है वो ग्रो कर रहा होता है, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा मुर्गी बार बार बैठ के अंडे के ऊपर उसको सेकती है, गर्म करती है, वार्म करती है अपनी बॉडी टेम्परेचर से, ताकि जो ग्रोथ है एम्ब्रियो की वो प्रॉपरली हो, अच्छे से हो, ठीक है। एट दिस टाइम पीरियड द hen often sits over the egg to provide it with warmth। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम। Why do fish and frogs lays egg in hundreds when a hen lays only 1 egg at a time। तो हमने देखा फिश और फ्रॉग्स हंड्रेड्स ऑफ एग्स जो है ले करते हैं, लेकिन जो मुर्गी है वो हमेशा एक ही अंडा देती है, ऐसा क्यों, ठीक है। वो ऐसा इसलिए है कि दो दीज एनिमल्स ले हंड्रेड्स ऑफ एग्स एंड रिलीज मिलियंस ऑफ स्पर्म्स, all the eggs do not get fertilized and develop into individuals। क्योंकि ये लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के थ्रू अपना रिप्रोडक्शन करते हैं तो सारे के सारे एग फर्टिलाइज हो ही जाएंगे, सारे एग और स्पर्म आपस में मिल ही जाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है। और अगर जो हो भी जा रहे हैं फर्टिलाइज वो सरवाइव कर ही जाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है। तो अपनी स्पीसीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए, अपनी स्पीसीज़ को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा मैकेनिज़्म नेचर ने इन एनिमल्स को दिया है कि वो बहुत सारे स्पर्म्स और बहुत सारे एग्स का प्रोडक्शन करते हैं ताकि कुछ तो बचे ही, है ना। ज़्यादा संख्या में जब ऑर्गेनिज्म बॉर्न होंगे तो कुछ ना कुछ तो उसमें बचने के, सर्वाइवल होने के ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन अगर कम अमाउंट में जब एग होंगे, स्पर्म होंगे, तो उनके जो है डिस्ट्रॉय होने के भी चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। दिस इज बिकॉज द एग्स एंड स्पर्म्स गेट एक्सपोज टू वाटर मूवमेंट, विंड एंड रेनफॉल। ऑल्सो देयर आर अदर एनिमल्स इन द पॉन्ड विच मे फीड ऑन द eggs। Thus, production of large number of eggs and sperms is necessary to ensure fertilization of at least few of them। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और ये इसका एक आंसर है कि ताकि ये अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू कर सकें, इस वजह से ऐसा किया है, ठीक है। नेचर ने उनको ऐसा गिफ्ट दिया है। सो अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट आर टेस्ट ट्यूब बेबीज। तो आपने टेस्ट ट्यूब बेबीज का नाम तो पक्का से सुना होगा, ठीक है। आपने कई बार हॉस्पिटल के एडवर्टीजमेंट्स में भी सुना होगा IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको हम कहते हैं IVF,
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब होता है कि लैब में, मतलब बॉडी के बाहर जो भी हम चीज़, जैसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारे नेचर में हम जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करने के लिए नहीं बने हैं, है ना, लेकिन हम इसको थ्रू साइंस टेक्नोलॉजी की मदद से हम ऐसा कर रहे हैं। इसी वजह से ये हम इसको इन विट्रो कहते हैं। दो वर्ड्स होते हैं, एक इन वीवो, एक इन विट्रो। हमारी बॉडी के अंदर जो भी कुछ होता है हम उसको इन वीवो कहते हैं, और इन विट्रो कहते हैं अगर जो चीज़ बॉडी के अंदर सपोज की जाती है कि बॉडी के अंदर होगी, लेकिन हम उसको बाहर करते हैं, इसी वजह से हम इनको इन विट्रो कहते हैं। सो अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट आर टेस्ट ट्यूब बेबीज, और ये वर्ड कितना सही है। ठीक है, इन सम विमेन ओविडक्ट्स आर ब्लॉक। तो क्या होता है कि जैसे हमने पहले भी पढ़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो प्रोसेस कहाँ होती है, वो हमारे फलोपियन ट्यूब्स या ओविडक्ट्स में होती है। तो कुछ मेडिकल कंडीशंस की वजह से कई बार ये फलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं। तो जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, एग और स्पर्म की मिलने की प्रोसेस है, ये नहीं हो पाती है ड्यू टू ब्लॉकेज in these fallopian tubes. So these women are unable to bear babies because sperm cannot reach the egg for fertilization. Fine. So in such cases, doctors collect freshly released egg and sperms and keep them together for few hours for IVF और in vitro fertilization. ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं कि डॉक्टर बहुत सारी दवाइयों और इंजेक्शंस की मदद से फ्रेशली एग और स्पर्म जो है मदर से एग और फादर से स्पर्म कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट करके उनको क्या करते हैं, लैब में एक्सटर्नल मीडिया, आर्टिफिशियल मीडियम पे उनको रखते हैं ताकि वो डेड ना करें। ठीक है, और फिर लैब में इस एग और स्पर्म का फ्यूजन कराते हैं। ठीक है, और करा के क्या बनाते हैं, जाइगोट। ठीक है, जो ये जाइगोट बन जाता है इसको भी हम फॉर अबाउट अ वीक, ठीक है, इसको हम एक्सटर्नली जो है वो ग्रो कराते रहते हैं 1 हफ्ते तक। और जब ये जाइगोट थोड़ा बड़ा हो जाता है, थोड़ा स्टेबल हो जाता है, तो उसको वापस उसी मदर के वूम में, यूट्रस में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। फाइन, द कंप्लीट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द यूट्रस एंड द बेबी इज़ बोर्न लाइक एनी अदर बेबी। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो नहीं हो पा रही थी ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ ओविडक्ट्स। इसी वजह से हमने एग और स्पर्म जो है मदर फादर का लिया और उनको लैब में जो है वो फ्यूज़ कराया। फ्यूज़ कराने के बाद हमने वापस से जो जाइगोट बना उसको मदर के यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया, और जो बेबी है वो बिल्कुल जस्ट लाइक एनी अदर बेबी वो डेवलप किया, और वो पूरा अच्छे से वहीं पे डेवलप किया, और बच्चों की तरह ही ये बच्चे भी पैदा होते हैं और अपनी लाइफ जीते हैं। ठीक है, बेबीज बोर्न थ्रू दिस टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज। तो ये क्या है, ये टेक्निक बहुत सारे पेरेंट्स को, बहुत सारे लोगों को ये फलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हो रही थी। इसी वजह से ये टेक्निक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई और इसको पॉपुलरली जो है वो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ कहा जाता है। ठीक है, बट ये बेबीज़ कुछ अलग नहीं होते, ये बेबीज़ भी और बेबीज़ की तरह ही नॉर्मल होते हैं। बस इनकी जो फ्यूज़न की जो प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, वो इन विट्रो होती है। इस वजह से इनको हम टेक्निकली टेस्ट ट्यूब बेबीज़ कहते हैं। ठीक है, सो दिस टर्म इज़ एक्चुअली अ मिसलीडिंग, क्योंकि ये बेबीज़ जो है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर नहीं पैदा हुए रहते, ना ही वो बढ़ते हैं उसके अंदर, बस उनका फ्यूजन जो प्रोसेस होता है वो हम टेस्ट ट्यूब के अंदर कराते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब तक हमने देखा कि मेल गैमीट कैसे बनता है, फीमेल गैमीट कैसे बनता है, दोनों का फ्यूजन कैसे होता है, जिसको कि हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। ठीक है, अब फ्यूजन हो गया। ठीक है, अब ये जो जाइगोट बना, जाइगोट जो है वो धीरे धीरे डिवाइड करता जाएगा, फिर वो एम्ब्रियो बनाएगा, और एम्ब्रियो से फिर वो एक फीटस बनाएगा, और फीटस जो है फाइनली बेबी बन जाएगा और एक बेबी बॉर्न हो जाएगा। ठीक है, तो देखने में तो ये प्रोसेस कहने में बहुत सिंपल लग रही है, तो लेकिन एग्जैक्टली क्या मैकेनिज्म है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, इस दौरान हम ये देखेंगे। इन्हीं क्वेश्चंस को हम इसमें एड्रेस करेंगे कि हाउ कुड अ सिंगल सेल बिकम सच अ बिग इंडिविजुअल। एक सिंगल सेल, एक सिंगल स्पर्म और एक सिंगल एग मिल करके
कैसे एक पूरे इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर देते हैं। इसी प्रोसेस को हम देखेंगे कि कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में। ठीक है, सो फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विच बिगिंस टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। तो जो फर्टिलाइजेशन है उसके प्रोसेस से क्या होता है, एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जो कि जाइगोट डिवाइड करते करते क्या बनाता है, एक एम्ब्रियो बनाता है। फाइन, द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल्स। तो जाइगोट जो है बार बार डिवाइड करता है, ठीक है, और एक बॉल ऑफ सेल्स बनाता है। फाइन, और वही बॉल ऑफ सेल्स आगे चल के एम्ब्रियो बनाता है। द सेल्स देन बिगिन टू फॉर्म groups that develop into different tissues and organs of the body. This developing structure is termed as embryo. तो पहले तो जाइगोट बनता है, मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन हुआ तो हमारा बना जाइगोट। ठीक है, अब ये जाइगोट डिवाइड करते करते क्या बनाएगा, वो एम्ब्रियो बनाएगा। और यही एम्ब्रियो और जब डिफरेंशिएट होगा तो पहले तो ये मास ऑफ सेल्स होती हैं, लेकिन धीरे धीरे इनमें आँख, नाक, कान, मुंह, बाल, हाथ, पैर, पेट, पीठ, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो डिफरेंशिएट होने लगते हैं। सेल्स जो है इन सारे ऑर्गन्स और टिश्यूज़ में डिफरेंशिएट होने लगती हैं और धीरे धीरे करके ये पूरा का पूरा एक एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। तो क्योंकि अब ये जाइगोट, तो हमने देखा कि जब फर्टिलाइजेशन हुआ फलोपियन ट्यूब में तो ये जाइगोट बना, तो ये जाइगोट धीरे से आकर के जब और बड़ा होता है तो एम्ब्रियो बनता है, और ये एम्ब्रियो क्या करता है, ये यूटरस की वॉल में इम्प्लांट हो जाता है ताकि वहाँ से ये नरिशमेंट ले सके, क्योंकि किसी भी सेल को ग्रो करने के लिए नरिशमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ कि ये हमारी ओवरी है। ठीक है, यहाँ पे ओवरी में एग बना, ये येलो कलर का देख सकते हैं, ये एग आया इस फिम्ब्री के थ्रू ये फलोपियन ट्यूब में। ठीक है, यहाँ पे इसका फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद ये जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, तो ये जाइगोट अब डिवाइड करते 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 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ये यहाँ पे जाइगोट है, ये यहाँ पे एक ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया। अब ये एम्ब्रियो आकर के यहाँ पे ये यूटरस में इम्प्लांट हो गया। ठीक है, एम्बेडिंग एम्ब्रियो, तो ये एम्ब्रियो यहाँ से यूटरस से जो है पूरा नरिशमेंट लेगा। ठीक, और नरिशमेंट ले करके ये ग्रो करेगा। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं ये एक डेवलपिंग एम्ब्रियो है। अब ये इस एम्ब्रियो में जो है धीरे धीरे आँख, कान, नाक, मुंह सारी ऑर्गन्स जो है वो डेवलप होने लगेंगे और डिफ्रेंशिएट होने लगेंगे। इस तरीके से धीरे धीरे करके पूरा एक बेबी बन जाएगा। ठीक है, द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूटरस। इट ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड, लेग्स, हेड, आई, ईयर्स, etc. The stage of the embryo in which all body parts can be identified is called a fetus. तो वो स्टेज, जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पूरा का पूरा फीटस जो है वो बन गया है। तो यहाँ पे फीटस जो है वो इस तरीके से मदर के यूट्रस में रहता है। ठीक है, तो वो स्टेज जिसमें कि सारे बॉडी पार्ट्स बन जाते हैं उसको हम कहते हैं फीटस। व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस इज कंप्लीट द मदर गिव्स बर्थ टू द बेबी। तो जब ये फीटस पूरी तरीके से बन जाता है तो मदर जो है वो फीटस को जो जन्म देती है वो बेबी को जन्म देती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हाउ आर चीक्स बॉर्न। ठीक है, तो हमने देखा कि चीक्स कैसे पैदा होते हैं, वो भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन के थ्रू ही पैदा होते हैं, और जब जाइगोट बनता है तो धीरे धीरे ओविडक्ट्स के थ्रू जब वो गुजरता है तो उसके ऊपर हार्ड शेल की कवरिंग बनती है, और वो कवरिंग बनने के बाद मुर्गी जो है वो अंडा दे देती है, और अंडा देने के बाद भी अप्रॉक्सीमेटली 3 वीक्स लगते हैं उसको चीक में डेवलप होने में। अब हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो 2 वर्ड्स हैं वो देखने जा रहे हैं, वो है विविपेरस एंड ओविपेरस। ठीक है, विविपेरस एंड ओविपेरस क्या होता है? ठीक है, विविपेरस एंड ओविपेरस। तो विविपेरस क्या होता है? द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपेरस एनिमल्स। एग्जाम्पल है काऊ, डॉग और कैट, और इसमें ह्यूमंस भी हैं। ठीक है, ह्यूमंस आर ऑल्सो विविपेरस। ठीक है, बिकॉज वी गिव बर्थ टू द यंग वंस। तो जो एनिमल्स बच्चों को जन्म देते हैं उनको हम विविपेरस कहते हैं,
और ओवीपेरस क्या होता है? ओवीपेरस दोज एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड ओवीपेरस एनिमल्स। तो वो एनिमल जो कि अंडे देते हैं उनको हम ओवीपेरस एनिमल्स कहते हैं, जैसे कि फ्रॉग, लिजर्ड, बटरफ्लाई और मोथ। हैन एंड क्रो आर और एनी बर्ड, तो कोई भी चिड़िया है, कोई भी जानवर जो कि अंडे देता है उसको हम कहते हैं ओवीपेरस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो हमने बोला कि अंडे देते हैं, और बहुत सारे जानवरों में हमने देखा होगा कि जब वो छोटे रहते हैं तो हम पहचान ही नहीं पाते कि ये तितली जो है ये तितली के अंडे हैं। ठीक है, तो उनमें ड्रास्टिक चेंज होता है। ह्यूमंस की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। ह्यूमन का बेबी भी वैसा ही दिखता है जैसे ह्यूमन बड़े पे दिखते हैं। ठीक है, बस थोड़े बहुत अडल्टहुड की वजह से चेंजेस आते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी जानवर होते हैं जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट दिखते हैं। मतलब जब वो पैदा होते हैं और जब वो बड़े होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, आप देख के नहीं बता कर सकते हो। जैसे अगर कोई सोचे कि कोई तितली है, उसका बेबी जो है तितली के जैसा ही होगा, बस वो छोटा होगा साइज में, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तितली का जो बेबी है वो बिल्कुल ही तितली से डिफरेंट होता है। सो इसी टॉपिक में हम पढ़ेंगे यंग वंस टू एडल्ट्स। The new individuals which are born or hatched from the egg continue to grow till they become adults. In some animals, the young ones may look very different from the adults. जैसे कि अगर हम देखें एक सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल, तो सबसे पहले सिल्क वॉर्म क्या देता है? एग देता है। ठीक है, ये एग जो है वो लार्वा और कैटरपिलर में कन्वर्ट होता है थोड़े दिन के बाद। फिर ये लार्वा और कैटरपिलर प्यूपा में कन्वर्ट होता है, और ये प्यूपा जो है वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है। तो ये 4 स्टेजेस हैं लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क वॉर्म में। लेकिन ये चारों स्टेजेस एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है। मतलब देखने में आप पता नहीं कर सकते हो कि ये वही चीज़ है। ठीक है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एडल्ट मोथ है। ठीक है, तो ये क्या किया कि ये फीमेल मोथ लेस मेनी टाइनी एग्स। तो ये मलबेरी लीव्स है, मलबेरी लीव्स के ऊपर बहुत छोटे छोटे अंडे दिए। ठीक है, अब ये अंडे जो हैं धीरे धीरे ग्रो कर जाएंगे लार्वा में। ठीक है, कैटरपिलर फीड ऑन मलबेरी लीव्स फॉर अबाउट 3 to 4 वीक्स। 3 to 4 वीक्स में ये अंडे जो हैं धीरे धीरे लार्वा में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखिए अंडे और लार्वा में कितना डिफरेंस लग रहा है। फिर ये लार्वा जो है वो कोकून, द कैटरपिलर चेंजेस इनटू अ प्यूपा इनसाइड द कोकून। इस कोकून के अंदर जो है वो एक प्यूपा में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो है फिर लास्ट में मोथ अपनी एडल्ट बटरफ्लाई जो है वो बन जाएगी। तो देखिए कि कितना ये स्टेज में और इस स्टेज में कितना डिफरेंस है। ठीक है, बट ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता। तो ये बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज है अडल्टहुड में। ठीक है, तो इस तरीके के जो ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं उनको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो जिन एनिमल्स में एडल्टहुड और चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है उनको, उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम द एग टू द एडल्ट स्टेज। और इसी तरह की एक मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस फ्रॉग में भी होता है। ठीक है, तो फ्रॉग क्या करते हैं? सबसे पहले एग देते हैं, और एग जो होता है जब आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो एक टेडपोल लार्वा बनता है और उससे एडल्ट बनता है। तो टेडपोल लार्वा और एडल्ट में बहुत डिफरेंस होता है। आप कह नहीं सकते कि ये टेडपोल जो है, जब टेडपोल को देखोगे और फ्रॉग को देखोगे तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, लगेगा ही नहीं कि ये एक ही ऑर्गेनिज्म है। आगे चल के ये टेडपोल ही जो है फ्रॉग बनेगा, आप बिल्कुल ही आश्चर्यचकित रह जाओगे। ठीक है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द larva into an adult through drastic changes is called metamorphosis। तो ये इन्हीं एनिमल्स में होता है, ये ह्यूमंस में मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस नहीं होती है, क्योंकि ह्यूमंस तो ऑलमोस्ट वैसे ही दिखते हैं जैसे वो एडल्ट में दिखते हैं। ठीक है, इन दैट केस ऑफ टेडपोल्स दे ट्रांसफॉर्म इनटू एडल्ट्स कैपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग। तो ये आप फिगर देख सकते हैं कि ये एग है। ठीक है, एग है, और ये अर्ली टेडपोल है, ये लेट टेडपोल है, और ये एक एडल्ट फ्रॉग है। तो लेट, यहाँ पे इसमें आप 2 पैर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसमें एक भी पैर नहीं है, यहाँ पे आप इसमें 2 पैर देख सकते हो, और यहाँ पे इसमें आप 4 पैर देख सकते हो। तो ये टेडपोल और एडल्ट में कितना डिफरेंस है, लग रहा है कि ये 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो ये मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस जो है फ्रॉग्स में जनरली
अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, ठीक है। थायरॉक्सिन का हार्मोन का जो ट्रिगर है वो आयोडीन होता है। अगर आयोडीन नहीं है पानी में तो थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं सिंथेसाइज होगा, और थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं सिंथेसाइज होगा तो ये टेडपोल लार्वा जो है वो एडल्ट में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो अगर पानी में अगर आयोडीन नहीं है तो सारे के सारे लार्वा टेडपोल स्टेज में ही रहेंगे, वो फ्रॉग नहीं बन पाएंगे, है ना। तो ये मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस है। फाइन। अब हम देखेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो अभी तक हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऑर्गन्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, गैमीट्स, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब हम देखेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल मतलब जिसमें कि सेक्स ऑर्गन्स या सेक्स गैमीट्स नहीं इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और इसमें दो इंडिविजुअल्स की भी ज़रूरत नहीं है, इसमें एक ही इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए खुद से कैपेबल है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट, ठीक है। एक ही पेरेंट की ज़रूरत होती है इसमें। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, एक मेल और एक फीमेल। इसमें ऐसा नहीं, इसमें एक ही पेरेंट जो है वो काफ़ी होता है। इट टेक्स प्लेस इन माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स लाइक अमीबा एंड सम स्मॉल एनिमल्स लाइक हाइड्रा। तो जनरली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स, वो एनिमल्स जो कि माइक्रोस्कोपिक हैं या सिंगल सेल हैं, जैसे अमीबा जो है वो सिंगल सेल होता है और बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो उनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, या बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म जैसे कि हाइड्रा में होता है। तो हाइड्रा में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? ये होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ बडिंग, ठीक है। बडिंग की प्रोसेस से ये हाइड्रा में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो बडिंग जो है हाइड्रा में होता है और होता है यीस्ट में, ठीक है। जस्ट लाइक यीस्ट, रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ बडिंग, ठीक है। बडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वे ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि हाइड्रा में होता है, ठीक है। द हाइड्रा पोजेस डिफरेंट बल्जेस ऑन इट सेल्फ कॉल बर्ड्स। तो हाइड्रा की बॉडी में से बहुत सारे बल्जेस निकलते हैं, बहुत सारे आउटग्रोथ्स निकलते हैं, जिसको कि हम कहते हैं बर्ड्स, ठीक है। दीज बर्ड्स डेवलप इनटू इंडिविजुअल हाइड्रा, ठीक है। तो ये ही बर्ड्स आगे चल के इंडिविजुअल हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाते हैं। ईच हाइड्रा कैन पोजेस अ डिफरेंट नंबर ऑफ बर्ड्स। तो एक हाइड्रा में एक से ज़्यादा बल्ज भी हो सकता है, बहुत सारे बल्ज भी एक साथ निकल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि हाइड्रा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे छोटा सा एक बल्ज निकला, ठीक है। तो टाइम के साथ धीरे धीरे ये बल्ज ग्रो करता गया, ठीक है। और फिर और टाइम के बाद ये बल्ज इतना बड़ा हो गया और फिर ये यहाँ से अलग हो गए, यहाँ डिटैच होकर के ज़मीन पे गिर जाएगा और वो उससे एक नया हाइड्रा बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम कई बार हाइड्रा को इमॉर्टल भी कहते हैं, क्योंकि हाइड्रा जो है इसी तरीके से हमेशा ही ग्रोथ करता रहेगा, डिवाइड करता रहेगा। तो हाइड्रा कभी मरता नहीं, एक तरीके से जंपिंग एक्शन करता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं हाइड्रा की एक परमानेंट स्लाइड है जो कि दिखा रही है कि हाइड्रा में कैसे जो है वो बर्ड्स निकले हुए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा मैकेनिज्म ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। अमीबा जो है वो एक सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब अमीबा में जो है बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी मतलब टू, यानी एक चीज़ का दो चीज़ों में टूट जाने को हम कहते हैं बाइनरी फ्यूजन। फ्यूजन मतलब टूट जाना और बाइनरी मतलब टू, यानी एक अमीबा दो में टूट गया तो उसको इस प्रोसेस को हम कहते हैं बाइनरी फिजन। द अमीबा डिवाइड इटसेल्फ इनटू टू इंडिविजुअल्स एंड द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन दिस वे, इट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन होता कैसे है, ठीक है। असल में क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल का, जैसे अमीबा है, उसका एक मास टू जो है वॉल्यूम, ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम जो है वो एक तय होता है, एक फिक्स होता है हर एक सेल का, ठीक है। तो जैसे अमीबा एनवायरनमेंट, जैसे कोई अमीबा है ये एनवायरनमेंट में रह रहा है, ठीक है, खा पी रहा है, अच्छे से घूम फिर रहा है, ठीक है, चल रहा है इसका काम। तो जैसे ये खा पी रहा है तो इसका वजन भी तो बढ़ेगा ना, और इसका वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा क्योंकि खा पी रहा है अच्छे से ये। तो जैसे ही एक रेशियो है इसके सेल का, ठीक है, जैसे ही वो रेशियो क्रॉस करेगा तो इसको सिग्नल चला जाएगा और इसकी जो न्यूक्लियस है वो दो में डिवाइड करेगी,
ठीक है। और फिर इसका जो साइटोप्लाज्म है वो भी दो में डिवाइड कर जाएगा और फिर से दो अमीबा की सेल्स बन जाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं अमीबा भी इमॉर्टल है, क्योंकि एक ही सेल हमेशा डिवाइड करती है, फिर से दो में टूट जाती है, फिर वो दो सेल फिर से चार में डिवाइड करेंगी। तो इस तरीके से इनका प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा। अगर न्यूट्रिएंट इनको अच्छा खासा मिलता रहे तो ये तो कभी मरे ही ना, ठीक है, इमॉर्टल है एक तरीके से। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बाइनरी फिजन, ठीक है। अमीबा कंसिस्ट्स ऑफ ओनली वन सेल। इट as it reproduces the nucleus of the amoeba divide itself and forms two different nuclei, ठीक है। Then the division of the body of the amoeba takes place and each part receives the nucleus. In this way amoeba are produced from a single penny. जैसे आप फिगर में देख सकते हैं कि अमीबा है, ठीक है, अमीबा खा पी रहा है, बड़ा हो रहा है, तो जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ तो इसको सिग्नल चला गया, फिर इसकी न्यूक्लियस जो एक न्यूक्लियस था वो दो में डिवाइड हो गया, ठीक है। फिर धीरे धीरे जो इसके अगल बगल साइटोप्लाज्म था वो भी दो में डिवाइड हो गया और फिर दो डॉटर अमीबी सेल्स जो है वो बन गई और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं बाइनरी फिजन, ठीक है। अब हम देखेंगे स्टोरी ऑफ डॉली द क्लोन। क्लोन का मतलब क्या होता है? हूबहू एक जैसा। कोई भी चीज़ जब हूबहू एक जैसी प्रोड्यूस हो जाती है तो उसको हम कहते हैं क्लोन। आपने कई बार सीरियल्स में देखा होगा, ठीक है। तो डॉली जो है वो एक शीप है, शीप का नाम है डॉली, और वो एक क्लोन थी, मतलब अपनी मदर की हूबहू कॉपी। जैसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि आधे गैमीट्स जो है वो हमारी मदर से आते हैं, आधे सेल्स, आधे जीन्स, और आधे जीन्स हमारे फादर से आते हैं। तो हम एग्जैक्टली ना तो फादर की कॉपी होते हैं ना ही हम मदर की कॉपी होते हैं, हम दोनों का मिक्स होते हैं, है ना। तो लेकिन जो डॉली है वो बिल्कुल ही अपनी मदर की एकदम एग्जैक्टली रेप्लिका कॉपी थी, एकदम हूबहू, जेनेटिकली भी और फेस से भी, सब कुछ तरीके से, ठीक है। तो ये है, आप फिगर में देख सकते हैं, ए में फिन डॉर्सेट शीप है, स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव है और डॉली है, ठीक है। तो डॉली जो है फिन डॉर्सेट शीप की बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी थी, ठीक है। तो कैसे प्रोड्यूस किया गया, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे, इसकी कहानी देखेंगे डॉली के, कि डॉली की क्या कहानी है। क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल और एनी अदर लिविंग पार्ट और ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो क्लोनिंग की प्रोसेस क्या होती है कि एग्जैक्टली सेम कॉपी प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं क्लोनिंग, ठीक है। द क्लोनिंग ऑफ एन एनिमल वॉज सक्सेसफुली परफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये जो डॉली की क्लोनिंग है ये सक्सेस, ऐसे तो बहुत बार परफॉर्म की गई थी लेकिन कभी सक्सेस नहीं हो पाई थी, लेकिन जो डॉली का फॉर्मेशन है ये फर्स्ट सक्सेस केस था, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम बाय इयान विल्मेट एंड हिज कलीग्स इन द रोजलिन इंस्टीट्यूट ऑफ एडिनबर्ग। तो रोजलिन इंस्टीट्यूट ऑफ एडिनबर्ग में इयान विल्मेट एंड हिज कलीग्स ने ये एक्सपेरिमेंट फर्स्ट टाइम जो है सक्सेसफुली करके दिखा दिया, ठीक है। तो दे सक्सेसफुली क्लोन्ड अ शीप नेम्ड डॉली। तो डॉली नाम की शीप बनाई और डॉली वॉज बोर्न ऑन 5 जुलाई 1996 एंड वॉज द फर्स्ट मेमल टू बी क्लोन। तो 5 जुलाई 1996 को जो है डॉली बॉर्न हुई थी और वो फर्स्ट मेमल थी जिसको कि क्लोनिंग की प्रोसेस से बनाया गया था। तो ये प्रोसेस कैसे की गई थी इसको हम समझेंगे एक फिगर से। तो सबसे पहले क्या किया गया था कि स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव, ठीक है, इसको ले लिया गया। तो इसमें से क्या किया गया कि तो सबसे पहले स्कॉटिश ब्लैक ईव की जो फिश शिप थी उससे जो है एक एग लिया गया, ठीक है, एग लिया गया। तो एग में आपको पता है जो अंदर न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आधे होते हैं, है ना, क्योंकि वो सपोज किया जाता है कि वो फीमेल काउंटर पार्ट से मिलेगा फिर वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, इसका एग तो लिया, तो इन्होंने क्या किया, ब्लैक शिप का एग तो लिया, ठीक है, लेकिन उसके अंदर का जो न्यूक्लियस है उसको निकाल दिया, ठीक है, ई न्यूक्लिएशन कर दिया। इस प्रोसेस को क्या कहा उन्होंने, ई न्यूक्लिएशन, ठीक है। ई न्यूक्लिएशन की प्रोसेस के थ्रू एग में से जो उसके अंदर न्यूक्लियस था उसको निकाल बाहर किया और उन्होंने एक दूसरी जो शिप थी फिन डॉर्सेट जिसका नाम है, उसकी मेमोरी सेल्स, मेमोरी ग्लैंड्स होती है ना, मेमोरी ग्लैंड से जो नॉर्मल सेल्स होती है, नॉर्मल सेल्स में जो है कोई भी आधा नहीं रहता, पूरा डीएनए रहता है, ठीक है। नॉर्मल सेल्स से मेमोरी सेल्स लिया और उस सेल से क्या किया उन्होंने, उस सेल से न्यूक्लियस ले लिया, ठीक है।
एक सेल से पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म लिया और एक सेल से न्यूक्लियस ले लिया। अब इस एग सेल के अंदर इस जो नॉर्मल सेल है उसका न्यूक्लियस इस एग सेल के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब एग सेल का तो काम ही है अपने आप को इम्प्लांट करना, ग्रो करना, है ना। तो लेकिन अब इस एग सेल के अंदर ये नॉर्मल सेल का न्यूक्लियस आ गया, है ना। तो आपको पता ही है कि जिस सेल का न्यूक्लियस होगा, जो भी डीएनए होगा, जो सेल ग्रो करेगी वो बिल्कुल वैसे ही आगे चल के अपने फीचर्स दिखाएगी, क्योंकि डीएनए ही सब कुछ तय करता है कि हम कैसे दिखेंगे, कैसे क्या होगा हमारे साथ, ठीक है। तो जो फिर ये एग सेल को वापस से जो है इस एग सेल को जिस शीप से लिया था उसी सेल के यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है। लेकिन फिर डॉली पैदा हुई और डॉली जो है वो बिल्कुल हूबहू कॉपी थी फिन डॉर्सेट शीप की, क्योंकि फिन डॉर्सेट शीप की जो मेमोरी सेल्स थी उसी का न्यूक्लियस हमने इस एग के अंदर डाला था। तो जिसका डीएनए होगा उसी के जैसी शक्ल होगी ना, तो इसी वजह से डॉली वॉज द एग्जैक्ट रेप्लिका कॉपी ऑफ फिन डॉर्सेट sheep, ठीक है। सो द डॉली वॉज अ हेल्दी क्लोन ऑफ द फिन डॉर्सेट sheep एंड प्रोड्यूस सेवरल ऑफस्प्रिंग ऑफ हर ओन थ्रू नॉर्मल सेक्सुअल मीन्स। तो डॉली बिल्कुल ही हेल्दी क्लोन थी और उसने अपनी लाइफ टाइम में बहुत नॉर्मल तरीके से, जैसे और शीप्स बच्चे पैदा करती हैं, वैसे डॉली ने भी बहुत सारे शीप्स जो हैं पैदा किए, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली डॉली डाइड ऑन 14 फरवरी 2003 ड्यू टू सर्टन लंग डिजीज। तो एक लंग डिजीज की वजह से डॉली 2003 में मर गई। Since Dolly, several attempts have been made to produce clone mammals. However, many die before or die soon after birth. The clone animals are many a times found to be born with severe abnormalities. तो क्लोनिंग की प्रोसेस करना इतना ईजी नहीं है जितना कि हमें थ्योरेटिकली दिखता है, बिकॉज देयर आर सेवरल अदर फैक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। अभी भी हम इन सारी चीज़ों को डिकोड नहीं कर पाए हैं कि एग्जैक्टली व्हाट आर दोज फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल। तो ये एक इवेंट था हिस्ट्री ऑफ साइंस में कि ऐसा हुआ, ऐसी प्रोसेस हुई कि हम एक सक्सेसफुली एक क्लोन बना पाए, ठीक है। सो होप करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू।